मानी, लेकिन अब तुम्हें भी वादा करना होगा। किस बात का वादा? यही कि जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता तुम किसी से बात नहीं बताओ। आलोक, किसी को अगर पता चल भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अभी किसी को पता चले। ओके सर। वैसे आलोक, मुझे तो ये सब सपने जैसा ही लगता है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझसे शादी करने के लिए तुमने इतनी जल्दी हाँ कर कैसे दी। अब तुमने घेराबंदी स्टाइल से की कि हथियार तो डालने ही पड़े। एक्सक्यूज मी आलोक, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरे प्रेशर की वजह से आपने मुझे हाँ कह दी? जाने दो ना, जो होना था सो हो गया। सैनिक ने हथियार डालने थे, डाल दिए। अच्छा जी, तो मतलब ये सब आप मुझे पर ढालेंगे? जनाब, आपने घेरे से निकलने की कोशिश भी नहीं की। अच्छा, जाने भी दो इस बात को। मैं एक मरीज को देख कर आता हूँ। मुझे भी वापस जाना, मैं भी चलती हूँ। मानी जी, अब जरा इस घर में भी रहने की आदत डाल लीजिए। आप कहीं नहीं जा रही हैं, मेरे साथ चलेंगी साइकिल पर। अभी तक मैंने साइकिल का करियर ठीक नहीं करवाया। आलोक, हेलो। मानी, तू वहां क्या कर रही है? आस्था, जरा अदब से बात कर। अच्छा, तू ठीक है ना? ऐसी बातें क्यों कर रही है? खिचड़ी पका रही हूँ। पकी? हाँ, पकी। अच्छा सुन आस्था, मैं तुझे कुछ बताने वाली हूँ, मगर प्लीज किसी से कुछ कहना नहीं है, वरना आलोक बहुत नाराज हो जाएंगे। कौन सी बात? आस्था, मैं बहुत जल्द तेरी भाभी बनने वाली हूँ। सच? मानी, तूने ये बहुत अच्छी खबर सुना दी। मैं तुझे बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। अरे यार पूछ मत, बहुत पापड़ बेलने पड़े मुझे। अब तक तो मुझे तंग कर रहे थे, मगर अंदर से उनके भी मन में लड्डू फूट रहे थे। अच्छा, कब आ रही है तू? बहुत जल्द, बस 1 ही 2 रोज में। आलोक बड़ी दीदी से बात करने वाले हैं। मानी, तू सोच नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। ए आस्था, एक बार भाभी बोलना। जरूर बोलूंगी। अरे पहले शादी तो हो जाने दे। ए, किसी से कहना मत। अच्छा बाबा, नहीं कहूंगी। बाय। हेलो। माँ जी, एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? आलोक भैया शादी कर रहे हैं। क्या कह रही है तू? हाँ, मानी ने किसी को बताने के लिए मना किया था। अच्छा माँ जी, मैं फोन रख देती हूँ। बेटा, आस्था तो आश्रम में है। मालूम है माँ, और वो आश्रम में बहुत खुश है। और पता है, संकट को आस्था का आश्रम जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने आस्था को वापस आने के लिए कहा है। ये तो बहुत अच्छी खबर है माँ। खबर तो वाकई बहुत अच्छी है। अच्छा ये बता, तू यहाँ कैसे आ गया अचानक? माँ, यहाँ आने के लिए किसी वजह की जरूरत है क्या? फिर भी जब आस्था वहाँ है, मानी भी वहाँ है, तो कोई वजह तो होगी जो तू यहाँ आया है। हाँ माँ, वजह तो है। आपसे कुछ सलाह करना चाहता हूँ। सलाह? क्या तू यहाँ की प्रैक्टिस करना चाहता है? नहीं माँ, मैं वहीं पर खुश हूँ ना। तो फिर क्या तू आस्था को यहाँ से ले जाने आया है? नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। फिर किस तरह की सलाह चाहता है तू? वो माँ, क्या है कि एक उम्र के बाद इंसान को सब कुछ अजीब सा लगने लगता है ना। हाँ, लेकिन तेरी वो उम्र तो अभी नहीं हुई है।
वैसे ये बात और है कि तू समय से पहले बूढ़ा लगने लगा है। हाँ, मजाक कर रही है माँ। देखो, मैं रोज सुबह 1 घंटा कसरत करता हूँ। अरे कसरत करने से कोई बुढ़ापा जाता है भला? बुढ़ापे का ताल्लुक तो दिमाग से होता है। कोई समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है और कोई बुढ़ापे में भी दिमाग से जवान होता है, जैसे कि मैं। अच्छा ये बता, क्या कह रहा था तू? वो माँ, मेरे ताऊजी और मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो भिलाई के आसपास रहते हैं। अरे तो उन्हें भी यहाँ लेके आ जाना, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। नहीं माँ, बात वो नहीं है। एक्चुअली वो लोग मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। देख, दबाव में आके कोई काम नहीं करना वही जो तुझे ठीक लगे। हाँ माँ, बात तो सही है और इसीलिए आपसे सलाह करने आया हूँ। अरे जब तूने फैसला ले ही लिया है तो सलाह लेने की क्या जरूरत है? अगर तूने कुछ सोचा है और वो सही है तो फिर सलाह लेने की जरूरत ही नहीं। कर डाल शादी। शादी? तू माली से शादी कर रहा है ना? इतनी सी बात कहने में इतनी देर लगा दी? हाँ माँ, लेकिन आपसे किसने कहा? भाई हम तो लिफाफा देखकर मजनून भाप लेते हैं। कब कर रहा है शादी बता? जब आप कहें। देख, मानी मेरी बेटी है, शादी बहुत धूमधाम से होगी। लेकिन माँ, इस बात का अभी आस्था को ना पता लगे। ठीक है, वैसे ये खबर आस्था नहीं मुझे दी है। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। चल अंदर। देखते ही देखते 7 महीने गुजर गए और पता भी नहीं चला। लेकिन इन 7 महीनों के एक एक दिन मुझ पर बहुत भारी रहा। वो तो इसलिए क्योंकि आप सोचते बहुत ज्यादा हैं। सोचना तो मेरी मजबूरी है। हाँ, लेकिन अगर तुम ना होती तो ये 7 महीने भी मुझे नसीब नहीं होते। अनुपम जी, आप ये बात तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं होता। मेरी किस्मत में जितना वक्त लिखा है मैं भी उतना ही जीऊंगी और ये हर किसी पर लागू होता है। लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, लेकिन ये सच है कि वो ना तो किसी को जिंदगी दे सकते हैं और ना ही उसकी जिंदगी ले सकते हैं। बस जिंदगी और मौत के बीच जो फासला है उसे स्वस्थ रख सकते हैं। श्रुति, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है तुम एकदम फिलोसोफर जैसी बातें करती हो, एकदम भारी भरकम, अपनी उम्र से ज्यादा। ये सब वक्त का खेल है अनुपम जी। वक्त ने मुझे बहुत कम समय में अपनी उम्र से कई ज्यादा बड़ा कर दिया। छोटी सी उम्र में मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बचपन में पापा के होते हुए भी मुझे पापा का प्यार नहीं मिल पाया और अब जिस वक्त मुझे मम्मा की बहुत जरूरत है, मम्मा मेरे साथ नहीं है। मैंने देखा है कि हम दोनों की कहानियां बहुत मिलती जुलती हैं। तुम्हें नहीं लगता? चलिए अब आप आराम कर लीजिए, कल सुबह हॉस्पिटल भी जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा, तो आप आ गई हैं? मेरे आने या ना आने से आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अब तक तो तुम इस 4 दीवारी के अंदर रहकर सबको ये जता चुकी हो कि तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, और आप आश्रम जाकर दुनिया को बताना चाहती हो कि यानी
आपको लगता है कि आप जो कुछ मेरे साथ कर रहे हैं वो गलत है? कुछ गलत नहीं है आस्था। मैं अभी तक तो तुम्हारे सामने एक शरीफ इंसान की तरह पेश आ रहा हूं। तो आप लोगों से क्यों डर रहे हैं? मैं समझता था कि तुम बहुत समझदार हो, कम से कम मुझे तो जरूर समझ पाओगी, लेकिन तुमने मुझे भी गलत साबित कर दिया। तुम भी एक आम औरत की तरह सोचती हो। अगर मैं आपके कहने के मुताबिक चलूं तो मैं सही हूं, वरना गलत। आप अपने विचार मुझ पर क्यों थोप रहे हैं? अगर दो नाव पर पांव रखेंगे तो आपको किनारा कभी नसीब नहीं होगा। मैं भी एक किनारे की तलाश में हूं। जिस दिन मिल जाएगा दोष मत देना। मैं किसी को दोष क्यों देने लगी? मुझे किसी की परवाह नहीं है। परवाह है सिर्फ मेरे आज की। मेरा आज आपने मुझसे छीना है, मुझे अंधकार में धकेल दिया है, जहां से ना मुझे अपना भविष्य दिखाई देता और ना ही वर्तमान। दरअसल आप मेरे अतीत से जुड़े हुए हैं। आप मेरा वर्तमान कैसे आत्मसात कर सकते हैं? और आप खुद आप अपने अतीत के पीछे भाग रहे हैं, जहां मेरी कृष्णा के सिवाय और कुछ नहीं। हाँ, मैं एक औरत हूं और मुझे गर्व है। अरे श्रुति, ये क्या कर रही है? आपकी उदासी दूर करने की एक कोशिश। मेरी उदासी दूर करने की कोशिश? वो कैसे? कनाडा में डॉक्टर विल्सन है। उन्होंने कैंसर पर काफी रिसर्च किया है, खासतौर पर ल्यूकीमिया पर, और काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। मैंने आपकी रिपोर्ट्स भिजवाई थी उन्हें, उसी का रिप्लाई आया है। अरे छोड़ो ना ये सब, क्या फायदा? क्या होगा? 1 महीने की जगह मैक्सिमम 2 महीना जिंदा रख पाएंगे, बस। अनुपम जी, क्या आप यहीं पर बैठे बैठे सब कुछ तय कर लेंगे? आपको कनाडा जाना ही होगा। अच्छा बाबा, चलते हैं। बोलो कब चलते? हाँ, मैं नहीं जाऊंगी, सिर्फ आप जाएंगे। मेरी ड्यू डेट करीब है। अरे तो फिर तो मैं भी नहीं जा सकता। अरे तुम्हें इस हालत में अकेले छोड़कर कैसे जाऊं मैं? इनफैक्ट मौत को भी इंतजार करना पड़ेगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। अनुपम जी, आप क्यों बेकार की बातें करते हैं? मैं बेकार की बातें कर रहा हूँ? हाँ। अच्छा, तो कुछ काम की बातें करते हैं। चलो घूमने चलते हैं, बंद करो ये सब। अरे कहाँ जाएंगे? अरे डॉक्टर ने कहा है ना, तुम्हें थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। चलो वॉक के लिए चलते हैं। चर्च तक चलेंगे पैदल, फिर वापस आएंगे, मजा आएगा। चलो चलो, कम ऑन। अनुपम जी, मेरे लिए अच्छा है, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आओ, कम 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 कम। तलाक इतना आसान नहीं है डॉक्टर साहब, इसमें वजह बतानी पड़ती है, और वजह जितनी भारी हो तलाक उतना ही आसान हो जाता है। वजह तो मैं आपको बता चुका हूँ वकील साहब। आस्था मेरी पत्नी जरूर है, लेकिन मैं उसे दिल से अपनी पत्नी नहीं मान पा रहा। क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। संकल्प साहब, यहाँ कोई फिल्म की कहानियां नहीं लिखी जाती, यहाँ फैसले होते हैं, तकदीर के फैसले। ऊपर वाले ने आपकी तकदीर में क्या लिखा है मैं नहीं जानता, लेकिन हम आपके कर्मों पर आपका फैसला करते हैं। मेरे पास ऐसा कोई ठोस सबूत होना चाहिए जिससे मैं आपका तलाक करवा सकूं। मेरी पत्नी के साथ मेरे कोई शारीरिक संबंध नहीं है। इतनी वजह काफी नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारी पत्नी के किसी और के साथ संबंध थे या हैं, अगर ऐसा कोई मुद्दा है तो तलाक की वजह बन सकती है। लेकिन मैं इसे कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहता। वाह, आप तलाक भी चाहते हैं
और उसे मुद्दा भी बनाना नहीं चाहते। आखिर आप चाहते क्या हैं? बताइए ना। शादी के बाद नहीं वकील साहब, रहने दीजिए। देखिए, मैं आपका वकील हूं। आप तलाक क्यों चाहते हैं ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। बताइए। शादी के बाद और मेरे साथ रहने से पहले मेरी पत्नी किसी और के साथ भी 6 महीने रह चुकी है। वाह, कमाल करते हैं आप भी। इतनी बड़ी वजह जेब में रखकर घूम रहे हैं और मुद्दा बाजार में ढूंढ रहे हैं। देखिए, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करें तो अच्छा है। कबाब खाते हैं? कबाब कबाब को जितनी आंच की जरूरत होती है उतनी दी जाती है। अगर उसे ज्यादा आंच मिल गई तो कबाब नहीं, कबाड़ा बन जाता है। कबाड़ा, समझे? आस्था, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, संकोच मत कीजिए। आपको जो कुछ कहना है कह दीजिए। वैसे भी मुझे सुनने की आदत पड़ चुकी है। इस पर साइन कर दो। मैं पूछ सकती हूँ ये क्या है? हमारे लिए अपनी अपनी जिंदगी जीने का एकमात्र जरिया है ये। जी, मैं समझी नहीं। आस्था, हमारे बीच की दूरियां घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। इसीलिए मैं सोचता हूं कि अगर ये रिश्ता ही ना रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे बीच रिश्ता बना कब था जो टूटेगा? ठीक कहा तुमने। जब बना ही नहीं तो कैसे टूट सकता है? हम बेवजह उन सवालों का जवाब ढूंढते हैं जिसका जवाब न तुम्हारे पास है और नहीं मेरे पास। लेकिन उन सवालों का इन कागजों के साथ क्या संबंध है? जवाब, उन सारे सवालों का एक ही जवाब, सामाजिक जवाब, धार्मिक जवाब और कानूनन जवाब। इस पर लिखे शब्दों पर मत जाना। इसका हर शब्द तीखा हो सकता है। इसको लिखने का जरिया जहरीला हो सकता है, लेकिन नतीजा मीठा ही होगा आस्था, तुम्हारे लिए भी और शायद मेरे लिए भी। आप पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन बात घुमा फिरा कर कहने में माहिर है। कारण सत्य को झूठ में पिरोना बहुत कष्टदायक होता है, लेकिन अब हमें इस कष्ट को, इस पीड़ा को झेलना ही होगा। ये तलाकनामा है, डिवोर्स पेपर।